हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का 5th चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है वो शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, क्योंकि ये हमारे 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसलिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दूं। सभी लोगों को एक 200 पेजेस का बड़ा अच्छे क्वालिटी वाला रजिस्टर लेना है और थ्रू आउट देयर उसमें अलजेब्रा ढंग से करना है। ये पूरी बुक एंड में बहुत काम में आएगी, बोर्ड के वक्त पे, प्रीलिम्स के वक्त पे पोर्शन को रिवाइज करने के लिए, है ना। तो सब लोगों को एक बड़ी सी रजिस्टर ख़रीदनी है और चीज़ों को थ्रू आउट देयर अलजेब्रा के बुक में अच्छे से नोट करना है और अच्छे से अभी ही समझ लेना है, ताकि मैथ्स में तो आगे चल के बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। तो फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी या फिर चांस भी कह सकते हो, है ना। हम लोगों ने बहुत बारी कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने डेली बेसिस पे सुने हुए हैं, है ना। हमने सुना हुआ है कि सबसे पहले स्टेटमेंट जो बहुत ही बेसिक है, इट मे रेन टुडे, है ना। इट मे रेन टुडे मतलब बारिश पड़ने की चांस है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा है कि हमने सुना हुआ है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बीट टीम इंडिया इन क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी आ गया, है ना। या फिर दूसरा हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल में ले लूँ तो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो उस पर हेड गिरने का चांस है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे पॉसिबिलिटी आता है, चांस आता है, वो सब प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? ये जो चांस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चांस की मैं बात कर रहा हूँ, उस चांस को कैलकुलेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी में, है ना। जैसे कि अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो उस पर हेड गिरने का या टेल गिरने का चांस कितना होता है? 50% होता है, राइट। तो इस चांस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस लेसन में, प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली नहीं जाने वाले हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी के कुछ छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम लोग वो अच्छे से समझ लेते हैं और उनके डेफिनेशंस अच्छे से नोट करते हैं, एंड देन वी विल जंप ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले जो हमको समझना है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका डेफिनेशन जो बुक में दिया गया है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन हम सभी को लिखना है नोटबुक में अच्छे से, हेडिंग प्रोबेबिलिटी दे के। पहला डेफिनेशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इन लोगों ने कहा है द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस but none of them can be predicted and there is equal possibility for each result। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? ये लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबिलिटीज़ में जानता हूँ, जिसके सारे रिजल्ट्स में जानता हूँ, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा इसका प्रिडिक्शन हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। और हर एक रिजल्ट का बराबरी का चांस होगा आने का, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फिर से मैं बता दूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स, सारे रिजल्ट्स मैं एडवांस में जानता हूं, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हर एक रिजल्ट का आने का इक्वल चांस होता है। अब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना। अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो टॉस करने से पहले मुझे पता है उसके आउटकम्स, है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या लिया है? टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मैं एडवांस में ही जानता हूँ रिजल्ट्स क्या होंगे, ईदर अ हेड और अ टेल, है ना। तो मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट्स में एडवांस में ही जानता हूँ, और हेड गिरने का और टेल गिरने का चांस भी बराबरी का है
है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके आउटकम्स पहले से ही जानते हैं हम लोग एडवांस में, लेकिन कौन सा गिरेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि टॉस उड़ाएंगे तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डाई इज रोल्ड, है ना। डाई मतलब आप सभी ने लूडो खेला होगा, अब तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लूडो बहुत ही फेमस गेम हो चुका है, हम सब लोगों ने लूडो खेला है, राइट। तो लूडो खेलते समय हम लोग डाई को रोल करते हैं, है ना। डाई को रोल करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई, राइट। तो रोलिंग अ डाई को जब हम लोग रोल करेंगे तो उसके सारे रिजल्ट्स एडवांस में मैं जानता हूँ, है ना, कि अगर मैं डाई रोल करूँगा तो या तो 1 गिरेगा उस पर, है ना, या तो 2 गिरेगा, या तो 3 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 5 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स हम लोग को एडवांस में पता हैं और सबके आने का चांस इक्वल है ना। 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, 3, 4, 5, 6 सबका आने का चांस इक्वल है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स हमको पता है, लेकिन कौन सा आएगा ये बताना, प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और जिसमें सभी रिजल्ट्स को इक्वल चांस होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब सभी लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन विद बोथ एग्जाम्पल्स हम सबको कॉपी कर लेना है ना। बाद में हम लोग अच्छे से कॉपी कर लेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल रिजल्ट्स आर नोन, ये बात अभी समझ में आ गई होगी, इन एडवांस। अभी इन सब के रिजल्ट्स हमको एडवांस में ही पता है क्या होने वाले हैं, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड। लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होने वाला है, वो ही होने वाला है, टेल ही गिरने वाला है ना। हम लोग 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हर बारी, है ना। एक आध बारी हम लोग कोइंसिडेंट से बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन हर बारी प्रिडिक्ट नहीं होता है। एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट, हर एक रिजल्ट गिरने का पॉसिबिलिटी उतना ही है। जैसे कॉइन उड़ाएंगे तो हेड का और टेल का इक्वल पॉसिबिलिटी है ना। इक्वल पॉसिबिलिटी को इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कहते हैं। इक्वल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल रिजल्ट्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कहा जाता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन है, जो आई होप सबको समझा होगा। सेकंड डेफिनेशन पे शिफ्ट होता है। सेकंड डेफिनेशन है आउटकम्स का, है ना। आउटकम्स का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ते हैं, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। अभी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जो एडवांस में हमको पता होते हैं, है ना, उनको हम लोग आउटकम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूं मैं, इजी से हम लोग शुरू करते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूं फिर से, टॉसिंग अ कॉइन। अगर कॉइन हम लोग टॉस करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, इधर अ हेड और अ टेल। तो जो उसके रिजल्ट्स होंगे हेड और टेल, उनको आउटकम्स कहा जाता है। आउटकम्स मतलब क्या, जो रिजल्ट निकल के आता है बाहर, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन है, तो उसके जो आउटकम्स है यहाँ पे, उसके जो आउटकम्स है वो होगा इधर अ हेड और अ टेल, एच और टी। हेड को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, टेल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फिर से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जिसका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा रोलिंग अ डाई, है ना। अगर एक डाई हम लोग रोल करेंगे तो उसके आउटकम्स जो है वो क्या निकल के आएंगे। डाई को अगर रोल करोगे तो या तो डाई पे 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, 6 गिरेगा। तो इस तरीके से ये आउटकम्स होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे आउटकम्स कहा जाता है। तो आई होप दोनों डेफिनेशन सबको यहाँ पे समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लीजिए।
थर्ड डेफिनेशन है इक्वली लाइकली आउटकम्स का, उसका तो हम लोगों ने डिस्कशन शॉर्ट में कर लिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ डेफिनेशन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर का कोर बोल सकते हैं है ना, उस पे शिफ्ट होते हैं, जो कि है सैम्पल स्पेस। क्या है? सैम्पल स्पेस, है ना। तो हम लोग शिफ्ट होते हैं फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे, सैम्पल स्पेस। ध्यान देना बच्चों। तो अगला जो डेफिनेशन है हमारे बुक में तो थर्ड ही होगा, वो है सैम्पल स्पेस, है ना। अच्छा, सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन पहले जो टेक्स्ट बुक में वो लिख देते हैं, मेरे साथ साथ अगर चाहो तो तुम भी लिख सकते हो। अ सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called sample space। नोटेशंस जो सैम्पल स्पेस के हैं वो है इधर कैपिटल एस या फिर ओमेगा, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन जो यहाँ पे है वो है कि अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, है ना। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको दिया जाएगा, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स जो भी होंगे वो एक सेट में हम लोग लिखते हैं। सेट का नोटेशन करली ब्रैकेट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो एक सेट में हम लोग सारे आउटकम्स लिख देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, और वो जो सेट होता है उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है, जिसका नोटेशन है कैपिटल एस या ओमेगा, है ना। अब इसमें कुछ सैम्पल स्पेसेस हैं जिनके फॉर्मेशंस हम लोग अभी देखेंगे। ये सैम्पल स्पेस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं ये ध्यान में बिठा लो बड़े अच्छे से, क्योंकि इसी के ऊपर ये चैप्टर चलेगा, है ना। कुछ ऐसे भी सैम्पल स्पेसेस होंगे जिनको हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे मेन सैम्पल स्पेसेस हैं कुछ 8, 10, 11, 12 जो भी हैं वो अभी हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले ये सारे के सारे सैम्पल स्पेसेस किस तरीके से बन रहे हैं इसका हम लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाना चाहिए एक्सरसाइज पे जाने से पहले। तो ये डेफिनेशन पहले तो सभी लोग पॉज करके लिख लो, ताकि हम लोग फिर उसके बाद सैम्पल स्पेसेस के एग्जाम्पल पे जा सकें। इसी के नीचे सैम्पल स्पेस के डेफिनेशन के नीचे ही एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करना, 1, 2, 3, 4 नंबर दे के अच्छे से, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसेस हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में लिखते हैं। पहला, फर्स्ट सैम्पल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 1 कॉइन टॉस्ट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 1 कॉइन टॉस्ट। तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा, सैम्पल स्पेस मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, है ना। सेट नोटेशन में सारे आउटकम्स लिखेंगे। एक कॉइन के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? आइदर अ हेड और अ टेल, है ना। तो इसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स उसमें लिखने हैं। कितने आउटकम्स आए हैं? 1, 2 आउटकम्स आए हैं। तो नीचे हम लोग n ऑफ s लिखेंगे इक्वल टू 2। n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं, तो n ऑफ s में वैसा लिखना है। तो एक कॉइन जब टॉस करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस ये होगा। ये तो सैम्पल स्पेस किस तरीके से बन रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग में बिठा लो। उसके बाद 2 कॉइन्स टॉस्ड। जब हम लोग 2 कॉइन्स एक साथ उड़ाएंगे
तो उसका सैंपल स्पेस किस तरीके से तैयार होगा। देखो, मैंने पहला कॉइन उड़ाया, उस पे हेड गिरा, दूसरा कॉइन उड़ाया, उस पे हेड गिरा, है ना। दो कॉइन्स एक साथ उड़ाने में को एक एक करके, एक साथ मतलब एक साथ है दोनों नहीं, एक एक करके दो उड़ाने हैं। तो शायद पहला केस ऐसे होगा कि शायद दोनों पे हेड्स आ जाए, है ना। मैं दो कॉइन उड़ाया, दोनों पे हेड्स आ जाए, एच एच। फिर या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला कॉइन मैंने उड़ाया, उस पे हेड आया, लेकिन दूसरा कॉइन पे टेल आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल आया, दूसरा पे हेड आया, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है दोनों पे टेल आ गया हो। तो इस तरीके से मैं यही बोल रहा हूँ, यही बात इंपॉर्टेंट है। सारे सैंपल स्पेसेस किस तरीके से बन रहे हैं ये माइंड में फिक्स कर लो। तो जब दो कॉइन्स टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। दोनों हेड एक टेल, या फिर पहले टेल बाद में हेड, या फिर दोनों टेल हो जाएंगे। तो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 4 है, यहाँ पे 4 है। थर्ड, 3 कॉइन्स टॉस्ड। जब 3 कॉइन्स हम लोग टॉस करेंगे तो उस समय सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाना है। जब एक एक करके हम लोग 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स होता है, समझा। तो इसका थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये उस सैंपल स्पेस है, उसका सैंपल स्पेस मतलब उसके सारे आउटकम से जितने भी हो सकते हैं। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड को किस तरीके से लिखना है ये समझो बात को। पहले तीनों हेड लिख दो कि तीनों बार हमको हेड मिला है। तीनों बार हेड लिखने के बाद 2 बार हेड में एक टेल इंसर्ट करो, है ना। अभी इस टेल को घुमाते रहो। अभी ये टेल आखिरी पे है, इसको बीच में लेके आओ तो ये एच टी एच हो जाएगा। अभी बीच में इसको पहले लेके आओ, टी एच एच हो जाएगा। तो टेल आखिरी में था, बीच में आया, फर्स्ट हो गया। अब वैसे ही मैं करूँगा टेल के लिए। तीनों टेल लिखो पहले, फिर 2 टेल में एक एच इंसर्ट करो। अभी एच आखिरी में है, बीच में लेके आओ तो टी एच टी बीच में है, पहले लेके आओ एच टी टी। तो हेड्स भी तीनों जगह पे हो गया। तो ये इतने आउटकम्स मिलते हैं। किस तरीके से बनाया इस तरीके को समझ लो। पहले तीनों हेड लिखा, फिर 2 हेड में एक टेल इंसर्ट किया, टेल को घुमाया, आखिरी से बीच में लाया, बीच से पहले में लाया। फिर टेल्स के लिए किया, तीनों टेल लिखा, 2 टेल में एक एच इंसर्ट किया, आखिरी से बीच में लाया, बीच से पहले लाया। आई होप सबको समझ रहा है किस तरीके से ये सैंपल स्पेस बनते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पूरा एक ही है सैंपल पॉइंट। टोटल 8 आ गए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाद में पॉज करके एक साथ सभी लिख देना, मैं वक्त दे दूंगा। उसके बाद 4th है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अ डाई इज रोल्ड। लूडो का जो डाई होता है अगर उसको रोल करेंगे तो उसके जो सैंपल पॉइंट्स है वो क्या निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे 6 हो गए। तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। डाई को रोल करेंगे या तो 1 गिरेगा, 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा, है ना। टोटल 6 सैंपल पॉइंट निकलेंगे। दूसरा 2 डाइस आर रोल्ड। ये बड़ा परेशान करता है 2 डाइस वाला, है ना। जब हम लोग 2 डाइस को रोल करेंगे, हम सब ने गेम खेला होगा बिजनेस या मोनोपोली, है ना, उसमें 2 डाइस यूज़ करते हैं। तो जब दोनों डाइस को रोल करेंगे तो दोनों पे एक एक आउटकम आता है। अब वो आउटकम क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस में तो सारे ही लिखना है ना हमको। ऐसा हो सकता है कि पहले डाई पे 1 आया हो और दूसरे पे भी 1 आया हो। अगर मैंने रोल किया तो दोनों पे 1 1 आया हो, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है पहले पे 1 आया हो लेकिन दूसरे पे 2 आया हो रोल करने पे, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 3 आया हो, पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 4 आया हो, पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 5 आया हो, पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 6 आया हो,
6 से आगे तो जा नहीं सकते, डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, तो या तो दोनों पे 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 आया हो, दूसरे पे 1 आया हो, या फिर 2 2 आया हो, आई होप समझ रहे हो, 2 3 आया हो, 2 4 आया हो, 2 5 आया हो, 2 6 आया हो। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 3 1 आया हो, 3 2 आया हो, 3 3 आया हो, 3 4 आया हो, 3 5 आया हो, 3 6 आया हो। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। अच्छे से लिखना है तुम लोगों को ऐसे नहीं करना, चालाकी नहीं दिखानी यहाँ पे। 5 1 भी तो हो सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फाइनली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये 6 6 तक जाएगा। 6 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। सैम्पल स्पेस में सारे आउटकम्स लिखने हैं अच्छे से। तो एन ऑफ एस यहाँ पे कितना होगा, 36 होगा। तो इस तरीके से ये 5 सैम्पल स्पेस तो पहले पॉज करके ढंग से लिख दो, ठीक है। पांच सैम्पल स्पेसेस लिखने के बाद 6th सैम्पल स्पेस पे आते हैं, ठीक है। 6th सैम्पल स्पेस में क्या होता है, 3 से 4 डिजिट्स दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और बोलते हैं एक 2 डिजिट नंबर बनाओ। फॉर एग्जांपल फॉर्म 2 digit numbers using digits 0 1 2 3, ठीक है। तो फॉर्म एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, फॉर्म और 2 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स, कुछ डिजिट्स वहाँ पे दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 दिया है, इससे मुझे 2 डिजिट नंबर्स तैयार करने हैं। अब इसमें भी 2 कंडीशंस होती है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। सबसे पहले हम लोग करेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फिर हम लोग करेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। तो सबसे पहले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखिए यहाँ पे सैम्पल स्पेस, एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। तो 0 को सबके साथ अगर लोगे तो 0 1 मतलब 1 सिंगल डिजिट होगा, 0 2 मतलब 2 सिंगल डिजिट होगा, 0 3 मतलब 3 सिंगल डिजिट होगा। मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो 0 1 0 2 0 3 तो ले नहीं सकते, 0 को हम लोग सबके साथ ले लिए, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर बना नहीं चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। 1 को सबके साथ लेना शुरू करो, 1 0 10, एक 2 डिजिट नंबर बन गया। 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 1 1 में 1 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 0 10 हो गया, 1 2 12 हो जाएगा, 1 3 13 हो जाएगा। तो 1 को अगर सबके साथ लिया तो 2 डिजिट नंबर बन रहे थे, 2 को लो सबके साथ, 2 0 20 2 1 21, फिर 2 3 लेना पड़ेगा, 2 3 23, फिर 3 को सबके साथ लेंगे तो 3 0 30 3 1 31 3 2 32। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर बनाया। अगर मैं 0 1 0 2 0 3 लिखता तो 0 1 मतलब 1, 0 2 मतलब 2, 0 3 मतलब 3, वो सिंगल डिजिट नंबर बन जाते। सिंगल डिजिट नंबर हमको नहीं चाहिए, इसलिए 0 1 0 2 0 3 नहीं लिखा। फिर 1 0 10 1 2 12 1 3 13 2 0 2 1 2 3 3 0 3 1 3 2 ये सब लिख दिया। तो ये डिजिट्स 2 डिजिट नंबर तैयार हुए। यहाँ पे मैं एरो करके लिखता हूँ, तुम लोग भी पेंसिल से लिख दो। ये जो बने वो विदाउट आर है, विदाउट आर मतलब विदाउट रिपीटेशन है ना। यहाँ पे डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है, एक ही नंबर में डिजिट्स को रिपीट नहीं किया गया है। तो इसके नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 आ गए, है ना। जितने ज़्यादा डिजिट्स देंगे उतने ज़्यादा नंबर बनेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बदलेगा। बनाते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में होता है फॉर्म 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन है विद रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर इसे 0 1 0 2 0 3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। 1 0 10 लेंगे, अभी 1 1 11 लेंगे, रिपीट हो रहा है ना पे, 1 1 11 लेंगे, फिर 1 2 12 1 3 13 लेंगे, फिर 2 को सबके साथ लो, 2 0 20 2 1 21 2 2 खुद के साथ भी लेंगे, रिपीटेशन अलाउड है ना, 2 2 22 2 3 23 3 को सबके साथ लेंगे, 30 31 32 खुद के साथ भी लेंगे, 33 रिपीटेशन अलाउड है ना। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे विद रिपीटेशन है, विद आ रहे है ना। तो इस समय हम लोगों ने 6th सैम्पल स्पेस बना लिया है, जिसमें हमको 2 डिजिट नंबर्स बनाने थे यूजिंग सर्टन डिजिट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने विदाउट रिपीटेशन का विद रिपीटेशन का समझ लिया है, क्वेश्चन में होता है। तो 6th सैम्पल स्पेस के बाद 7th सैम्पल स्पेस पे आते हैं, है ना। 7th सैम्पल स्पेस हम लोग जो बनाएंगे वो होगा, एक्चुअली पहले ही बनाना था लेकिन यहाँ पे बना लेते हैं, 1 कॉइन एंड 1 डाई रोल्ड साइमल्टेनियसली। एक कॉइन के साथ एक डाई रोल किया जा रहा है, कॉइन के साथ एक डाई रोल किया जा रहा है ना। तो मतलब पहले कॉइन उड़ा रहे हैं, फिर डाई रोल कर रहे हैं, फिर कॉइन उड़ा रहे हैं, फिर डाई रोल कर रहे हैं, फिर कॉइन उड़ा रहे हैं, फिर डाई रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉइन के आउटकम्स तो 2 ही हैं, हेड और टेल, लेकिन डाई के 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, है ना। चांस है, पॉसिबिलिटी है कि हेड के साथ, पहले अगर मैंने कॉइन उड़ाया, हेड गिरा और डाई रोल किया, 1 गिरा, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है हेड तो गिरा लेकिन उसके साथ 1 नहीं 2 गिरा, फिर हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने कॉइन उड़ाया था और उस पर टेल गिरा और डाई पे 1 गिरा, फिर टेल के साथ 2 भी गिर सकता है, टेल के साथ 3 गिर सकता है, टेल के साथ 4 गिर सकता है, टेल के साथ 5 गिर सकता है, टेल के साथ 6 गिर सकता है। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है सबको नोटबुक में। तो यहाँ पे अगर गिनोगे सैम्पल पॉइंट्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे। 8th सैम्पल स्पेस पे आते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है और उसके ये सैम्पल स्पेसेस है। सैम्पल स्पेसेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 8th सैम्पल स्पेस पे आते हैं। तो 8th सैम्पल स्पेस होगा 3 men and 2 women form a group of 2, है ना। ग्रुप ऑफ 2 या कम्युनिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड, ऐसा क्वेश्चन में आता है। कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 men and 2 women, 3 boys 2 girls, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ग्रुप बनाना है यहाँ पे 2 लोगों का, है ना। जब भी ग्रुप बनाना होता है 2 लोगों का तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं। मैं एक सिंपल सी तरीका बताता हूँ किस तरीके से इसका सैम्पल स्पेस बनाया जाएगा। कितने मैन है, 3 मैन है। 3 मैन को मैं लिखता हूँ M1 M2 M3, ये रफ में लिख रहा हूँ मैं, है ना। 2 वुमेन है, 2 वुमेन को मैं लिखता हूँ W1 W2, ये मैंने रफ में लिखा हुआ है। अब मुझे ग्रुप बनाना है 2 लोगों का एक साथ, है ना। तो पहले मैं M1 का ग्रुप सबके साथ बनाता हूँ। M1 पहले M2 के साथ ग्रुप बनाएगा तो पहला ग्रुप तैयार होगा M1 M2, फिर M1 ग्रुप बनाएगा M3 के साथ, M1 M3 के साथ बनाया, फिर M1 ग्रुप बनाएगा W1 के साथ, M1 W1, M1 ग्रुप बनाएगा W2 के साथ, M1 W2। M1 का ग्रुप सबके साथ बन गया। ग्रुप बनाते समय अगर M1 ने सबके साथ ग्रुप बना दिया तो उसको कैंसिल कर दो, उसको फिर आगे नहीं लेना है। अब M2 का ग्रुप सबके साथ बनाओ आगे वालों के साथ। M2 का ग्रुप में M1 के साथ नहीं बना सकता क्योंकि M1 M2 का ग्रुप क्या और M2 M1 का ग्रुप क्या, बात तो एक ही हुई ना।
M1 M2 के साथ ट्यूशन पे आया है, M2 M1 के साथ ट्यूशन पे आया, बात तो एक ही हुई ना। तो ग्रुप बनाते समय सिर्फ आगे बढ़ना होता है। M1 का ग्रुप अगर सबके साथ हो गया तो M1 को हटा दो लिस्ट में से, अभी M2 सब आगे वालों के साथ ग्रुप बनाएगा सिर्फ, है ना। तो क्योंकि M1 M2 का और M2 M1 का ग्रुप तो एक ही हुआ ना, अलग कहाँ हुआ, वो सेम ग्रुप हुआ। तो M1 का ग्रुप बनने के बाद हटा दो, M2 का सबके साथ बनाना शुरू करो। M2 का ग्रुप बनेगा पहले M3 के साथ, M2 का ग्रुप बनेगा फिर W1 के साथ, अगेन M2 का ग्रुप बनेगा W2 के साथ। M2 को हटा दो, फिर M3 को आगे वालों के साथ बनाओ, M3 का ग्रुप बनेगा W1 के साथ, M3 का ग्रुप बनेगा W2 के साथ। M3 को हटा दो लिस्ट में से, है ना, फिर W1 का ग्रुप बनाओ आगे वालों के साथ, तो W1 का ग्रुप बनेगा W2 के साथ, हटा दो। अब W2 का तो ग्रुप किसी के साथ बन नहीं सकता, तो ये यहाँ पे स्टॉप होगा। तो अगर 3 मैन 2 वुमन का सैम्पल स्पेस बनाना है जहाँ पे 2 का ग्रुप हमको चाहिए होगा, तो 3 मैन को M1 M2 M3 लिखेंगे, 2 वुमन को W1 W2 लिखेंगे, और M1 को सबके साथ, M1 का ग्रुप सबके साथ बनाएंगे, M1 को क्रॉस करेंगे, फिर M2 का आगे वालों के साथ क्रॉस, M3 का क्रॉस, इस तरीके से हम लोगों को सबका ग्रुप यहाँ पे बनाना है। तो हम लोग S देखेंगे, तो S में सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स है, सैम्पल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे 10 आ जाता है ना। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे 10 आ जाता है। बाकी कुछ सिंपल सैम्पल स्पेसेस हैं जो हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में ही करेंगे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसेस थे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक और है, पॉज करके नोट कर लो जब तक। एक और सैम्पल स्पेस है जो बहुत अच्छे से हमको याद करना है। एक्चुअली वो सैम्पल स्पेस है, उसके डिविजन्स हमको लर्न कर लेने बढ़िया तरीके से, है ना। तो वो है a card is drawn from 52 प्लेइंग कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन मतलब एक कार्ड निकाला गया है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है। तो इसका जो अभी मैं डिवीजन बना रहा हूँ टेबल, ये बना लेना पेंसिल से ढंग से और लर्न कर लेना बढ़िया तरीके से। तो कार्ड्स पत्ते, उसमें से पत्तों में से ये लोग एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके पहले तो डिवीजन हमको याद करनी है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इनका डिवीजन होता है 2 में। पहला 26 है ना, 52 कार्ड्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 26। ये जो 26 है वो होंगे रेड कलर के, और ये जो 26 होंगे वो होंगे ब्लैक कलर के कार्ड्स, समझा। ये जो 26 है फर्दर डिवाइड होते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, और ये जो 26 है ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। 26 के 2 इक्वल पार्ट्स मतलब 13, ये 26 के 2 इक्वल पार्ट्स मतलब अगेन 13, ठीक है। तो अगर 26 रेड के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए 13, तो वो होंगे रेड कलर में। पत्तों पे देखा होगा उधर हार्ट वगैरह होते हैं ना, तो ये होंगे हार्ट डायमंड, है ना। लाल कलर का क्या होता है, हार्ट होता है, तो वो रेड में आएगा। और दिल के सबसे करीब कौन सी चीज़ है, डायमंड है अपने, तो वो भी रेड में आ जाएगा। ब्लैक में क्या क्या होता है, ब्लैक में होता है स्पेड,
और क्लब, ठीक है, चाहिए तो मैं पूरा लिखता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पेड और क्लब ये होते हैं, है ना। रेड कलर में दो डिविजन्स है, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में कौन से हैं, स्पेड और क्लब। ये दिमाग में चीज़ें फिक्स कर लो, है ना। रेड कलर में हार्ट और डायमंड, ब्लैक कलर में स्पेड और क्लब होगा, है ना। तो सभी को मालूम है ना, ऐसे ऊपर होते हैं, क्या बोलते हैं उसके, कार्ड के कॉर्नर पे से हार्ट शेप होता है, फिर डायमंड का शेप होता है, फिर स्पेड का शेप होता है ऐसे पत्ते की तरह, है ना। आई होप सबको पता होगा। फिर उसके बाद क्लब का होता है ऐसे, लग रहा है ऐसे होता है ये। तो इस तरीके के होते हैं ना। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि 52 कार्ड्स दो में स्प्लिट हो गए हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में कौन कौन आता है, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में कौन कौन आता है, स्पेड और क्लब। अभी ये जो 13 13 13 13 के 4 सेट्स है, हर एक सेट का डिवीजन इस तरीके से होगा। हर एक सेट का मैं बोल रहा हूँ, ये जो 13 पत्ते हैं ना, उनमें से हर एक सेट का डिवीजन जो है, हर एक सेट जो 13 पत्तों का है उसका डिवीजन कुछ ऐसे होगा। 3 फेस कार्ड्स, ये 13 पत्तों में से 3 फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड मतलब के क्यू जे, जिन पे एक फेस बना होता है। किंग, क्वीन, जैक। कुछ लोग जे को जोकर बोलते हैं, गलत है, जैक। 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं और 10 नंबर कार्ड्स माने जाते हैं, जो कि शुरू होते हैं ए से, ए 2 3 4 ऐसे 10 तक। ए माने क्या, ए माने एस। ए को क्या बोला जाता है, एस बोला जाता है। तो हार्ट के जो 13 पत्ते होंगे उसमें 3 फेस कार्ड होंगे, 10 नंबर कार्ड होंगे। डायमंड के जो 13 पत्ते होंगे उसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, 10 नंबर कार्ड होंगे। स्पेड के जो 13 पत्ते होंगे उसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, 10 नंबर कार्ड होंगे। क्लब के जो 13 पत्ते होंगे उसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, 10 नंबर कार्ड होंगे, है ना। तो इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं, तो ये टेबल याद रहेगा तो बताने आएगा। रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आता है कि हार्ट्स में कितने फेस कार्ड है, तो हार्ट्स मतलब 13 पत्ते, 13 पत्तों में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कितने एस है, कितने एस हैं बताओ, 13 पत्तों में कितने एस होते हैं, एक ही एस होता है 13 पत्तों में। तो ये 13 पत्तों में एक एस होगा, ये 13 पत्तों में एक एस होगा, ये 13 पत्तों में एक एस होगा, ये 13 पत्तों में एक एस, टोटल 4 एस हो जाएंगे। तो ये टेबल याद कर लो। सम के समय सैम्पल स्पेस कैसे लिखना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये जो डिवीजन है 52 कार्ड्स का, ये अपने भेजे में घुसा लो ढंग से, ठीक है। पॉज करके ये नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सारे सैम्पल स्पेसेस अगले सेशन में आने से पहले सबको ढंग से आ जाने चाहिए, और सारे डेफिनेशंस वगैरह नोटबुक में अच्छे से लिखे होने चाहिए तो एक बार नोटबुक में, एक बार रफ बुक में सारे सैम्पल स्पेसेस प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करें तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और भी 2-3 सैम्पल स्पेसेस हैं बेसिक, वो डायरेक्टली एक्सरसाइज में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, है ना। तो पॉज करके इसको ढंग से बढ़िया तरीके से नोट कर लो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिए, अच्छे हैंड राइटिंग में।